नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 23 जून 2020। तो आज हम 23 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया है। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईपीएफओ पैरोल डेटा के अनुसार 2018-19 की तुलना में 2019-20 में भारत में औपचारिक रोजगार में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 28.6%। भारत में 2019-20 में 78.58 लाख के आंकड़ों के अनुसार 28.6% की वृद्धि देखी गई है। ईपीएफओ के बारे में देखते हैं, जिसका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा राजेंद्र गोयल। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल का लंबी बीमारी के कारण हाल ही में निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। गोयल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में जिन खिलाड़ियों को जगह दी थी उनमें से राजेंद्र गोयल का नाम भी शामिल था। रणजी ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसमें भारत के क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट, पूर्व आरबीआई गवर्नर अरिजित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा NIPEP। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अरिजित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त अवैध नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अरिजित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। अरिजित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। NIPEP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में देखते हैं। यह भारत के वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वामित्व अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली भारत में आधारित यह केंद्र सार्वजनिक वित्त पर अनुसंधान करता है और सार्वजनिक वित्त से संबंधित नीति निर्माण की प्रतिक्रिया में योगदान देता है। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा जीत सिंह नेगी। उत्तराखंड के लोक गायक और गीतकार जीत सिंह नेगी का निधन हो गया है। जीत सिंह नेगी यह लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले गढ़वाली लोक गायक थे। लोक गायक जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के बारे में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। चमोली जिले में गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। उत्तराखंड स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी गैरसैंण ग्रीष्मकालीन और देहरादून शीतकालीन है। इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कोरोना वायरस के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर
सी हमारा आंसर होगा 2 महीने के लिए। नई घोषणा के अनुसार अकादमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पूर्व इन 93 अकादमी पुरस्कार का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। उल्लेखनीय है यह चौथी बार हुआ है जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ष 1978 लॉस एंजलिस में आई बाढ़ के कारण ऑस्कर पुरस्कार को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा नेपाल। नेपाल के संसदीय पैनल ने हाल ही में देश के नागरिकता अधिनियम में संशोधन को प्रस्तावित किया है। संशोधन के तहत एक नेपाली नागरिक से शादी करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक का इंतज़ार करना होगा। नेपाल के बारे में देखते हैं। यह दक्षिण एशिया में स्थित है। इसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। यहाँ की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है। बागान ऑयल फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड के संचालन के लिए किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्लोजर नोटिस जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा असम। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक क्लोजर नोटिस जारी किया है, जिसमें ऑयल प्रोडक्शन कंपनी को बागान ऑयल फील्ड में अपने सभी प्रोडक्शन और ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। असम स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। एरिया के लिहाज से इसका 16वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से इसे 15वां रैंक मिला हुआ है। किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने 25 जून 2020 से एक्टू खेलू एक्टू पढ़ू, जिसका अर्थ है खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा, नाम की एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। छात्रों को शिक्षण परियोजनाओं पर ऑडियो और वीडियो सामग्री मिल रही है। साथ ही में उन्हें SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से मज़ेदार और गेमिंग गतिविधियां भी करवाई जा रही हैं। त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी। बाद में इसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी अगरतला है। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन हैं। एरिया के लिहाज से यह 27वां रैंक हासिल करता है। केंद्र ने सशस्त्र बलों को कितना आपातकालीन फंड जारी किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 500 करोड़। सरकार ने चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के मद्देनज़र हथियार और सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए 3 सशस्त्र सीमाओं के लिए प्रति खरीद परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए तक के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है। किस राष्ट्र के रेडियो स्टेशनों ने भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा नेपाल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा के करीब नेपाल के FM रेडियो स्टेशनों ने लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा के विवादित क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है, जिसे भारत अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नीति आयोग भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कब शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 24 जून। नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से 24 जून 2020 को डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को और विकसित करना है।
नीति आयोग के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी देना और भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह भारत सरकार के अधीन काम करता है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अप्रैल 2020 के अंत में 157.4 बिलियन यूएस डॉलर के साथ कौन सा देश यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा भारत। कम रिटर्न के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ दुनिया भर के किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए सबसे सुरक्षित संपत्ति है। अप्रैल 2020 के अंत में यूएसडी 157.4 बिलियन डॉलर के साथ भारत यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा उड़ीसा। कोल इंडिया लिमिटेड संबलपुर की महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड इकाई ने सूचना दी है कि उड़ीसा राज्य में वह 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार कर रही है। वर्तमान में लगभग 30 कोला खदानें उड़ीसा में कोल फील्ड्स लिमिटेड के पास हैं। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयले के उत्पादन को 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत वह राज्य में 3 नई परियोजनाओं का विकास करेगी। हाल ही में उड़ीसा में राजा पर्व उत्सव मनाया गया। इसके अलावा उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर ने 500 साल पुराना मंदिर खोजा है। उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। किस राज्य द्वारा शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा झारखंड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी निवासियों के लिए नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने के लिए झारखंड राज्य में केरल के बाद दूसरा राज्य बना है। मनरेगा के विपरीत जो ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन की नौकरी देने पर केंद्रित है, राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन दिवसीय कार्य प्रदान करने पर यह योजना केंद्रित होगी। शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा गया है। अयानकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी गरीबों के लिए केरल सरकार की 100 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना है, जिसको कि लागू करने वाला केरल पहला राज्य बना है। झारखंड के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। एरिया के लिहाज से इसका 15वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से भारत में यह 14वें रैंक पर है। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 100 मेगावाट सौर परियोजना को विकसित करने के लिए एक अनुबंध प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। इस संयंत्र में प्रति वर्ष लगभग 240 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह प्रति वर्ष लगभग 240 मिलियन किलो कार्बन डाइऑक्साइड की भरपाई करेगा। नवीनीकरण की संयंत्र क्षमता 3557 मेगावाट होगी। टाटा पावर के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है।
इसके CEO प्रवीर सिन्हा हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इस दिन यानी कि 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। हाल ही में भारत के कोविड रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए किस देश ने 200 मिलियन यूरो की मदद की है? तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।